अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। पार्लियामान के ज्वाइंट सेशन के 2 रोज बाद ही आज हुकूमत को सेनेट से अहम कामयाबी मिली है। ऐवान बाला में अक्सरियत होने के बावजूद आज हुकूमत 3 अहम बिल्स सेनेट से मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन बिल, सहाफियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल और कौमी एहतसाब तरमीम बिल 2021 सेनेट से मंजूर करा लिया है। इन बिल्स के हक में 35 जबकि मुखालिफत में 29 वोट पड़े। बड़े ऐवान से जहां ऑपोजिशन की अक्सरियत है, हुकूमती बिलों की मंजूरी ऑपोजिशन के किरदार पर सवालात खड़े कर रही है। लेकिन ऑपोजिशन की नज़र में अब भी गलती हुकूमत की है। आज मुस्लिम लीग नून के सदर और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड का इजलास पार्लियामेंट हाउस की ऑपोजिशन चला, जिसमें पार्टी की सीनियर क़यादत ने शिरकत की। जबकि इजलास में हुकूमत की कानून साजी बुलडोज करने के मामले पर गौर किया गया। इजलास से खिताब करते हुए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमती कानून साजी को आईनी और कानूनी नहीं मानता और फरमाने इमरान नियाजी मुस्तरद करते हैं, जबकि पाकिस्तान में इमरान नियाजी की बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। बादशाह उनसे अस्करी क़यादत में तब्दीलियों से मुतालिक सवाल किया गया, जिसके जवाब में उनका कहना था वो अपनी सियासी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। शहबाज शरीफ से जब ये सवाल हुआ तो उनका क्या जवाब था, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं। अलविदाई मुलाकातें भी हुई हैं, तो कुछ आने वाले वक्त में तब्दीली देख रहे हैं कि सियासत में की तब्दीली आएगी। हम अपनी जो पॉलिटिकल हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी जी वो पूरी तरह अदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसमें कोई कमी नहीं आएगी। हमारी जो सियासी जिम्मेदारी है सियासतदान जो मेरा फर्ज है वो हासिल होना चाहिए इंशाअल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। अब ऑपोजिशन की सियासत पर भी सवालात तो खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन अपनी सियासी जिम्मेदारियां निभा रही है? ऑपोजिशन भरपूर कोशिशों के बावजूद अपने अरकान को कानून साजी में शरीक क्यों नहीं करा सकी? आज सेनेट इजलास से ऑपोजिशन के 21 सेनेटर्स गैर हाजिर क्यों थे? क्या सारा मलबा हुकूमत पर डालकर ऑपोजिशन अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाना चाहती है? क्या ऑपोजिशन ही हुकूमत को ताकतवर बना रही है? नारों, दावों, ऐलानात और बयानात के बावजूद ऑपोजिशन खामोश क्यों है? ऑपोजिशन कानून साजी में रुकावट क्यों नहीं डाल सकी? आज भी सेनेट इजलास में ऑपोजिशन पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया है। होगा आप कमेटियों में ये एक तरीकेकार से और कंसेंसस से और शराकतदारी से इन बिल्स को सेटल होने दें। पार्लियामान का वकार फिर से बुलंद हो, उसमें शराकतदारी हो और फिर फैसला हो। अब सेनेट से बिल्स की मंजूरी पर ऑपोजिशन की तनकीद और इल्जामात पहली बार नहीं आयद है, बल्कि ऑपोजिशन जमातें पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के बाद से हुकूमत पर मुसलसल जानिबदारी, पार्लियामान के तकद्दुस की पायमाली, आइन को बिल्डोज करने जैसे इल्जामात आयद कर रही हैं। जमहूरी तारीख में एक बदतरीन कालाबाग रकम किया गया है। जो कल हुआ है, कवायद और ज़वाबित की धज्जियां उड़ाई हैं, हमारे आइन को एक तरफ मुस्तरद किया है और जमहूरी कदरों को उन्होंने बुरी तरह अपनी धांधली ज़दा मसनूई अक्सरियत के साथ रोंदा है। तमाम एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात को बुलडोज करते हुए हुकूमत ने अपनी मनमानी के साथ अपने पसंद के कवानीन बनाने की कोशिश की है। काला दिन था वो एक लेजिस्लेटर के लिए, काला दिन था उन लोगों के लिए जिनकी नज़रें पार्लियामेंट पे हैं कि वो हमारे लिए क्या फैसले करेंगे, अवामी कौन से फैसले होंगे। इस पार्लियामेंट ने कभी पीटीएफ को ये अथॉरिटी दी है? ये पार्लियामेंट रबर स्टैंप की तरह उसके ऊपर मोहर लगाए। हुकूमत अगर कोई बिल कौमी असम्बली से मंजूर कराए तो बात की जाती है कि वहां तो हुक्मरान जमात की अक्सरियत है, मगर सेनेट से बिल्स की मंजूरी ऑपोजिशन की गैर संजीदगी को जाहिर कर रही है। ऐवान बाला के एक अहम इजलास में ऑपोजिशन के अहम मेंबरान की बड़ी तादाद में गैर हाजिरी ऑपोजिशन के किरदार पर सवालिया निशान है। हर बार अवाम के सामने ऐलान किया गया कि वो हुकूमत के गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ पार्लियामान में एहतजाज करेगी, सड़कों पर आवाज़ बुलंद करेगी, अदालतों का रुख करेगी, मगर ऑपोजिशन का एहतजाज महज बयानात और ऐलानात तक ही महदूद था। ऑपोजिशन दारों पर इल्जामात आयद करके अपने पार्लियामानी किरदार से जान छुड़ाई जा रही है। ऑपोजिशन के इसी गैर संजीदा रवैये पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहबा इस वक्त बासत लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी रहमान साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में जो कुछ हुआ अपनी जगह पर, लेकिन आज सेनेट में भी बावजूद इसके कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी, उन्होंने बिल्स तो मंजूर करा लिए हैं और हुकूमत कह रही है कि उन्होंने सियासत में वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो जो खतरे के बादल हुकूमत पर मंडरा रहे थे वो तो छट गए ना शहरी रहमान साहबा? देखिए, खतरे के बादल मैं समझती हूँ उनकी नजर में छट गए होंगे, लेकिन जिस तरह वो पार्लियामान में अपना मनमानी कर रहे हैं और कवानीन जो हैं, मुतनाज़ कवानीन बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन सूरत हाल इतनी सिंपल नहीं है। आप जो भी तज्जिए पढ़ेंगे जो मतलब गैर जानिबदार नहीं है, जो गैर जानिबदार है, वो आप देख लेंगे क्या कहते हैं। और सारा तज्जिया भी यही है कि इनका अब बहुत ही जिसे कहते हैं ना ढीली हो गई हैं टांगे। और क्योंकि जाहिर है जोर जबर और बहुत सारी पैसों पर इन्होंने अपने मेंबरान और कुछ इत्तेहादियों को भी मुश्किल से मैनेज किया हुआ है। तो इस तरह की मसनूई अक्सरियत को जमा करके रखना बहुत मुश्किल होता है जी। और उनसे अपनी मनमानी करना, फिर बदतरीन किस्म की पेटर्नेज सियासत शुरू हो जाती है। उनके पास ना ये वसाइल है ना। लेकिन शहर रहमान साहब, बावजूद इस सब सिचुएशन के हुकूमत मतलूबा कानून साजी में तो कामयाब हो रही है। इस सेनेट में आपकी अक्सरियत है, लेकिन इसके बावजूद आपके 22 लोग आज गैर हाजिर रहे, जिसकी वजह से हुकूमत अपना काम करने में कामयाब हो गई। ऑपोजिशन के इस गैर संजीदा रवैये का कोई जवाब है आपके पास? I'm sorry, वो कानून साजी तो नहीं है ना। वो जो हो रहा है ये कानून साजी नहीं है, ये कानून साजी के अमल पर डाका है और ये सब सारी दुनिया देख रही है। अब अगर आपको इनके बयानिए और ताकत की जोर पे बयानिया नजर आ रहा है और आपको इसमें कोई अखलाकी या सियासी या समूही मसला नहीं नजर आ रहा, तो आपकी मर्जी। हम इंटॉलरेंट लोग नहीं है, लेकिन आपका अपना व्यू है, हमारा अपना। देखिए शेर रहमान साहब, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी तो नहीं, पॉलिटिक्स ऑफ पावर होती है। अभी कल ही मौलाना फजल रहमान ने कहा, वो भी सियासत तो कर रहे हैं कि अगर सारी जमातें ऑपोजिशन की लेट जाए तब भी JUI फे खड़ी रहेगी। तो क्या ऑपोजिशन भी डिवाइडेड है, मुत्तहिद होकर हुकूमत का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है अभी भी? देखिए, हम अब आपको नजर आ रहा है कि वो PDM का जो टेंस वक्त था, वो जब पीपल्स पार्टी को डिक्टेशन दिया गया था और बताया गया था और ANC को, वो तो देखिए एक बुरा वक्त था और वो गुजरा है। अभी भी हम एक फ्रेमवर्क में मुत्तहिद हैं जो पार्लियामान की इस वक्त फ्रेमवर्क है, जहां हमारे काफी नंबर्स हैं भी अभी भी। तो उस प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल करते हैं और वहाँ हम मुत्तहिद हैं, वहाँ हम बातचीत भी करते हैं। और जब हम बातचीत कर भी नहीं रहे थे तो आपने देखा था हम लोग की जो स्ट्रैटेजी थी वो कम अज कम एक इत्तेहाद की तरफ रहती तो थी, क्योंकि हम जाहिर डिवीजन का ऑपोजिशन में मतलब समझते हैं और वहां तक हम नहीं। लेकिन शेर रहमान साहब, पार्लियामान की हद तक भी कंसेंसस आपके लिए फ्रूटफुल तो साबित नहीं हो रहा है। तो अब क्या है, इसका वे आउट क्या है? कि कुछ स्ट्रैटेजी डिवाइस की आपने कहा अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? हिकमत अमली क्या ऑपोजिशन की? देखिए, दोनों अदालत सड़कों पर तो पीपल्स पार्टी ने पहल की है। आपने देखा होगा महंगाई के खिलाफ हर डिवीजन में पीपल्स पार्टी के एहतजाज हुए हैं और फिर होंगे। आज भी नौशेरा में जलसा है, उसको इसका खिताब करेंगे। तो हर जगह पीपल्स पार्टी ने तो अवाम से राब्ता ना सिर्फ रखा हुआ है पर उसमें सरगर्म ज्यादा है। हाँ, बेशक कुछ सूबों में हमें ज्यादा पेशरफ करनी है, वो भी करेंगे, लेकिन जहाँ तक अदालत की बात है ये हम आपस में बैठ के सोच समझ के करेंगे। मुश्किल काम है अदालतों में पार्लियामान का काम ले जाना, लेकिन ऐसा हो रहा है कि हमें कोई इतनी ये जवाबियत और आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं, रोनते जा रहे हैं पार्लियामान को, साजिश से डांस खड़ा। तो आप बड़ी सीजन पॉलिटिशियन है, फिर बताइए ना कि क्या अदालतों से रिलीफ की तवक्को है? फिर आपको, आप जो कह रही है कि कानून साजी वाला जो मामला है, पार्लियामान बुलडोज हो रही है, मामला अदालत में लाए जाएंगे, वहां से कोई रिलीफ की तवक्को है आपको? ये इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकती। आपको पता है कि अदालत का क्या मूड होता है, इस पर तो मैं बिल्कुल कोई तबसरा नहीं आपको ऑफर कर सकती। एक जाहिर है इसमें अपनी एक रिस्क होती है कि अगर वहाँ उन्होंने कह दिया कि आप मतलब ये अदालत कोई फैसला ना देना चाहे या आपको वापस भेज दे, तो उसकी भी एक डाउनसाइड होता है। लेकिन और वैसे भी हम समझते हैं कि हमेशा हमें
कोशिश करके पार्लियामान को पहले इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत शुक्रिया शेर रहमान साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शेर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भाई साहब, आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में जो कुछ हुआ वो तो अपनी जगह पर, लेकिन सेनेट में जो हुआ है कि आप अपनी अक्सरियत के बावजूद बिल मंजूर नहीं करा सके, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये उस वक्त कुछ लोग उठ के चले गए थे नमाज में, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री लेजिस्लेशन जब आ जाता है तो उसका पता नहीं चलता, वो पहले से कोई ऐसा एजेंडे पे नहीं था, तो कोई सबको अंदाज़ा नहीं था कि आज ऐसा लेजिस्लेशन आएगा। और दूसरा ये है कि फ्राइडे को कुछ लोगों ने ट्रैवल करना होता है जो दूर दराज से आए हुए थे, तो कुछ लोग निकल गए जॉइंट सेशन के बाद, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि शायद आज कोई लेजिस्लेशन आएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई अपना तो हाथ दिखाने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि गैर संजीदगी का मुजाहरा तो हुआ है फिर ऑपोजिशन की तरफ से। मेरा ख्याल है कि गैर संजीदगी इसको ना कहें, बल्कि ये कहें कि हुकूमत की नेक नीति इसलिए नहीं थी कि आप जब पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेशन लेके आते हैं तो आप चीजें छुपाते नहीं हैं, आप बुलडोज नहीं करते, आप धोखा नहीं करते, बल्कि लेजिस्लेशन का तरीका कार यह है कि आप सबको साथ शामिल करते हैं, सबको लेके चलते हैं, सबको आप कहते हैं कि जनाब ये बैठे इस पर डिस्कशन करें। डिस्कशन इसीलिए तो हाउसेस के पास आता है। और अगर कोई बिल सप्लीमेंट्री आए, कमेटी को ना जाए, डिस्कशन उस पर कोई ना हो, लेकिन सिर्फ जावेद भाई साहब डिस्कशन डिबेट तो उस वक्त होगी जब आपके मेंबरान प्रेजेंट होंगे। आपके सेनेट में 51 की पोजीशन है ऑपोजिशन की मुश्तरका तौर पर, लेकिन आपके 29 लोग थे, 22 लोग गैर हाजिर थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 लोग नहीं, 22 लोगों का गैर हाजिर होना, इसको आप गैर संजीदगी नहीं कह रहे सर? मेरा ख्याल है कि अगर आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से यकीनन आप वाकिफ होंगे तो उसका तरीकाकार ये है कि जब बिल ले किया जाता है तो बिल ले करने के बाद ट्रेडिशन यही है कि वो कमेटीज के पास चला जाता है। कमेटीज के पास जब जाता है तो वहां डिस्कशन होती है, अमेंडमेंट की जाती है, और उसके बाद जब हाउस में कमेटी रेफर करती है तो फिर लोग इस पे अमेंडमेंट लाते हैं, और फिर वो एक तरीकेकार के मुताबिक ऑर्डर ऑफ द डे पे आता है। हमें नहीं पता होता है, ऑर्डर ऑफ डे आता है तो पता होता है कि आज इस बिल पे डिस्कशन है, आज इस बिल पे हमने अमेंडमेंट किसने लाई हुई है। अगर ये सारा प्रोसेस आप बाईपास कर दें तो फिर अगर आप ये इल्जाम दें तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर ये नहीं आए, फिर उसके बाद आउट ऑफ ऑर्डर इसको ले किया गया है। जी सप्लीमेंट्री था। सप्लीमेंट्री बजट वही होता है जो ऑर्डर ऑफ डे में नहीं होता और अचानक इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है। वो इनफैक्ट इस वक्त अदारे हाउसेस करते नहीं होते। अगर आता है कोई और कोई बहुत ही सीरियस को इमरजेंसी ऐसी आ जाए पाकिस्तान के अंदर, या कोई ऐसा कानून जो फौरी तौर पर उस पर डिस्कशन करेंगे, उसका तरीका लेकिन जावेद भाई साहब करके डिस्कशन कराई जाती है। ठीक, जावेद भाई साहब देखिए, इस वक्त हुकूमत कह रही है कि जो जहाद वो लड़ रही थी अपेरेंटली तो जहाद में कामयाब हुई है उस दिन जो कानून साजी का था इंतखाबी इस्लाहात बिल पर। दूसरी तरफ वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सियासत का, क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो जीता था खान साहब ने, सियासत का वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, तो हुकूमत तो स्ट्रांग हुई है जावेद भाई साहब। देखें तो ये बिल्कुल, इसमें मुझे कहने में कोई हार नहीं है कि हुकूमत के पास अददी तादाद मौजूद है, और उस दिन हमें नजर भी आई है, और चूंकि उनके इत्तेहादीस भी उनके साथ खड़े हुए हैं तो ये जॉइंट सेशन में उन्होंने बिल पास करवा लेना था। जाहिर है ये नेशनल असेंबली से बिल सारे थे वो पास हो गए थे। सेनेट में चूंकि उनकी अक्सरियत नहीं थी और अपोजिशन समझती थी कि ये बिल ठीक नहीं है, लिहाजा उन्होंने उनको रोका है। लेकिन जॉइंट सेशन में हमें यकीन था कि ये बिल पास हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसा, मुझे कम से कम तो कभी नहीं लगा कि बिल पास नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत अद्दी तादाद अगर बिल न पास करा देते तो इसका मतलब। लेकिन जावेद भाई साहब बिल पास होने के बाद ये बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है, बल्कि सिंबॉलिक क्या, अब तो प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से इंतखाबात होंगे, जिस वक्त समंदर पार पाकिस्तानी जो 90 लाख पाकिस्तानियों का काउंट है, जिस वक्त वो अपना वोट पोल करेंगे तो इट्स गोइंग टू मेक डिफरेंस सर्टनली सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये जरूर चीजें हुई हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी के वोटर्स के नाम खिलाफ थे ना होना चाहिए, वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकानमी में, पाकिस्तान की प्रोग्रेस में, पाकिस्तान की तरक्की में। हम तरीकाकार पे बात करते थे कि इसका तरीकाकार कोई ऐसा होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके और उनका वोट भी पोल हो सके। लिहाजा हुकूमत अगर अपोजिशन को बिठाकर इस मामले पर बड़ी डिस्कशन करती, जिस अदारे ने इलेक्शन कराने थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनकी जिम्मेदारी है, आइन ने उनको जिम्मेदारी दी हुई है, उनको भी साथ रखते, बाकी स्टेक होल्डर भी साथ होते, और फिर कंसेंसस के साथ अगर ये लॉ पास कराया जाता तो ये हुकूमत की बड़ी नेकनामी होती। लेकिन कुछ काम हुकूमत ने ऐसे कर दिए हैं कि
अपोजिशन साथ ही नहीं है, ज्यादा जमातें साथ नहीं है। अगर वो कोई ऐसा लेजिस्लेशन होगा, और स्पेशली इलेक्शन के हवाले से अगर कोई लेजिस्लेशन ऐसा कर रहे हैं, तो आने वाले इलेक्शन में बड़ी सीरियस क्वेश्चन उठेंगे। जावेद भाई साहब, लास्टली मुझे ये कहिएगा सर कि देखिए बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि हुकूमत उजलत में ये सब कराना चाहती है, 19 नवंबर से पहले कराना चाहती है। आज 19 नवंबर का सूरज भी गुरूब हो गया है और 19 नवंबर भी चली गई और फिर सेम पेज की बातें होती थी कि उखड़ा सा है। तो ये सब तो हुकूमत के हक में दिखाई दे रहा है सर, क्या तासुर है आपका? जी 19 नवंबर तक तो ऐसा ही था, अब आगे क्या होता है उसका मैं कुछ अभी कह नहीं सकता। लेकिन बहरहाल ये एक हुकूमत, उस वक्त तो लोगों को शुबात ज्यादा पैदा हुए कि जब 2 दिन पहले उनकी इत्तेहादियों ने इनकार कर दिया कि हम इस ईवीएम लॉ के ऊपर वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ये मशीन जो है, अगर इसके लिए हमने वोट दे दिया तो हम कौम को मुंह क्या दिखाएंगे। मेरे साथ कई उनके इत्तेहादी एमक्यूएम के और मुस्लिम लीग काफ के प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा किसी तौर पर भी हमने देंगे, क्योंकि अगर ये लॉ हमने पास कर दिया तो आइंदा आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होंगे। उस चीज को बेस बना के हम कह रहे थे कि शायद इत्तेहादी जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, वो पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े होंगे। लेकिन जाहिर है कुछ लोग सियासत बचाते हैं, कुछ हुकूमत बचाते हैं, तो उन्होंने हुकूमत के साथ देकर अपनी जरा बेहतरी फील की होगी, मैं इतना ही कह सकता हूं। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बास के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक पे जाना है, कोई शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जज जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बयान हल्फी के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुसलसल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा पर सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस अहम मसले पर साबिक चीफ जज के बेटे राना अहमद हसन की जानिब से आए रोज एक नया इंकशाफ मामले को मजीद पेचीदा बना रहा है। गुज़श्ता रात राना अहमद हसन एडवोकेट ने टीवी टॉक शो के दौरान दावा किया कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाती तो उनके वालिद यानी साबिक चीफ जस्टिस राना सदर पाकिस्तान बन सकते हैं। यकीनन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेवलेशन है जो वो कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इस वक्त खुद एडवोकेट अहमद हसन राना साहब जो साहबजादे हैं साबिक चीफ जज साहब के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके कीमती वक्त के लिए। राना साहब सबसे पहले तो ऑन लाइटर नोट मुझे ये बता दीजिएगा कि आपकी अपीयरेंसेस एंड डिफरेंट टीवी टॉक शोज के अंदर गुज़श्ता कई रोज से ये वालिद साहब से इजाजत लेकर आ रहे हैं आप? जी, वालिद साहब ने इतना इस हद तक इजाजत दी है कि बस अब आपने जितना बताना था बता दिए, इससे नो फर्दर कमेंट्स, क्योंकि अब मैटर इज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट विल कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स, सो लेट हिम डिसाइड। इस हद तक तो, और बाकी उससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछना है वो पूछ लें, लेकिन केस के मतलब मैं और कुछ नहीं बता सकता। मेरे वाले साहब ने जो मुझे हुक्म देखिए ये इंकशाफ आपने किया है कि राना शमीम अख्तर साहब सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है उन्हें? नहीं जी, आपने ये सवाल अगर मेरा सुना है बयान, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि वो क्या बन सकते हैं। मैंने भी उनसे सवाल किया कि आप बताएं कि उनमें क्वालिटीज़ नहीं है, आप मुझे बताएं कि एक प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या रिक्वायर्ड है। मैं बता देता हूँ, एज 45 होनी चाहिए, मुसलमान होने चाहिए, एंड मैन ऑफ कैलिबर एंड डिग्निटी एंड हु होल्ड्स रिस्पेक्ट एंड स्टेचर इन सोसाइटी। तो उनमें ये खूबियाँ नहीं है। नहीं ये तो है, लेकिन उसके साथ साथ गो हेड होना भी जरूरी है ना। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कोई कनेक्शन है और जो कि रहा है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, नहीं तो क्या यकीन दहानी भी है उससे क्या हो जाता है जो? अच्छा मुझे ये बताएं, जो अभी प्रेसिडेंट है वो पीटीआई के रुकन है या अभी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है? अच्छा, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके देखे हैं, ये क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। अहमद हसन राना साहब आप एडवोकेट हैं, यकीनन आप सवाल उठाइए, लेकिन नहीं, अभी तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दें। एक आपका, अच्छा सॉरी ओके, आप कह रही हो सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन तो रहे हैं, ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है, और अभी भी जाहिर है कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। तो किसी ने यकीन दहानी कराई है राना शमीम अख्तर साहब को या आपको कि मुस्तकबिल के सदर पाकिस्तान है? नहीं जी, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। देखिए अभी सवालात तो उठ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट नोटराइज्ड जिस तरह से हुआ लंदन से, और फिर मियाँ साहब से कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, ये कयास आराइयाँ कहिए या रूमर्स कहिए, कुछ भी है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए अजम्पशंस
और प्रेडिक्शंस और वो इन्विजन करना, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग। लेकिन मैंने तो एक सवाल किया था, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया था, मैंने उसका एक जवाब दे दिया। सिंपल इज दैट। इसको अब तोड़ मरोड़ना है तो ये आपकी मर्जी है। मैं तो बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियर था। बट व्हाई डिड यू गो ओवर देयर और उस जगह से नोटराइज कराना जिस जगह से उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नोटराइज हो रही हैं, या जहां से जो पनामा जीआईटी की रिपोर्ट है वो नोटराइज हो रही है, अब बिल्कुल वहीं से जहां उनकी रिपोर्ट्स नोटराइज होती हैं वहीं से बयान हल्फी आता है, तो सवालात तो उठते हैं ना जी। नहीं, क्या सवाल उठता है? अगर ये चीचा वतनी, मैंने पहले भी बोला है, चीचा वतनी पता नहीं मुझे क्यों इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन जो भी चीचा वतनी में हुआ था, लाहौर में हुआ था, कराची में होता, हैदराबाद में होता, सखर में हुआ था, कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? आप कंटेंट्स पे बात करें, कंटेंट्स पे ही आगे इंक्वायरी होनी है। ये तो नहीं इस पे इंक्वायरी होनी कि जी ये किधर हुआ है और किधर नहीं हुआ। देखिए, अब इसको प्रूव तो आपने करना है, ओनस तो उसी के ऊपर है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, और ऑब्वियसली ये इन फ्रंट ऑफ कोर्ट आपको करना पड़ेगा। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से शो कॉज भी हुआ है, वो यकीनन मौसूल भी हो गया होगा, तो अभी नेक्स्ट हियरिंग पे नहीं, अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ। अच्छा, अभी मेरे इल्म में नहीं है, मैं पता कर लेता हूँ अपने ऑफिस वालों से कि हमें नोटिस रिसीव हो गया। उस्मान जी, नोटिस रिसीव हो गया जी, बिल्कुल। तो नेक्स्ट हियरिंग पे, लेकिन मुझे नोटिस की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मैं कोर्ट में खुद ही अपीयर हो गया था जी, मैंने नोटिस वेव ऑफ कर दिया था। नेक्स्ट हियरिंग पे जज साहब खुद पहुंचेंगे कोर्ट में जी, इंशाल्लाह। और जो कोर्ट की जानिब से जो सवाल उठाए जा रहे हैं इसके ऊपर, खास तौर पे इस बयानी हल्फी से मुतालिक जो है, उसमें फिर आपके पास क्या ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये इस्टेब्लिश करें कि वाकई ये बात ठीक है? मैंने शुरू में बता दिया जी, केस के मुतालिक मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि दैट मैटर इज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। सो केस के मुतालिक मैं कुछ नहीं बता सकता, वो हम अपने जवाब में जो लिखेंगे वो आपके पास कॉपी आ जाएगी। राणा साहब देखिए, नाउ इट हैज बिकम टॉक ऑफ द टाउन, ये लाइमलाइट में तो आ गया है, इसके ऊपर मुल्की सियासत में बात हो रही है। अब ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आपको अप्रोच ना किया हो या किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश ना की हो। अब इसको डिनाई करते हैं मुझे नहीं, डू यू मीन बाय मी कि मुझे किसी ने अप्रोच किया? जी जी, पहले तो आपकी बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मुझे क्यों अप्रोच करेंगे जी? आपके वालिद साहब पहले आपके वालिद साहब को, जाहिर है आप उनके बिहाफ पे कोर्ट में जाते हैं, उनके बिहाफ पे आप टीवी प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। नहीं, एक्सक्यूज मी, वो तो नहीं, पहले तो रियान साहब आपका वर्ड अप्रोच ही नहीं ठीक, वो हमें अप्रोच क्यों करेंगे? मेरे वालिद साहब से तो अगर उन्हें एडवाइस लेनी होगी तो वो तो बड़े लीगल एक्सपर्ट है, उनसे एडवाइस लेते हैं, अप्रोच नहीं करते, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और मुझे भी अगर वो मेरे से भी बात करेंगे तो मुझसे रिक्वेस्ट करके एडवाइस लेंगे, अप्रोच नहीं करेंगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। कोई भी पीएमएल न्यूज़ क्या हो, पीटीए क्या हो, पीपल्स पार्टी क्या हो, किसी ने आपसे रिक्वेस्ट करके एडवाइस ली हो? अभी तक नहीं ली जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आपके साथ कोई ऐसा राब्ता नहीं, और वो जो रुकनीयत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, एक एसोसिएशन है, वो तो बरकरार है ना जी? राणा साहब, वो राणा साहब से सवाल करिएगा जी, वही उसके बारे में बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, उनकी ज़ात से रिलेटेड सवाल है। आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ है राणा साहब? चलिए आप बताएं। मेरी किसी के साथ भी नहीं, मैं इंशाअल्लाह पॉलिटिक्स में खुद आऊँगा और अपनी पार्टी लॉन्च करूँगा जिसका नाम है शान पाकिस्तान। बहुत सून वो लॉन्च करूँगा मैं इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप आ रहे हैं और उसमें नाउ इट हैज़ बिकम इवन टॉक ऑफ द टाउन के ग्लासेस रात के वक्त पे लगा लेते हैं आप फिर ग्लास भी पकड़ लेते हैं, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो लग रहा है कि एक ऐसी गैर संजीदगी है, लोग ये बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे सिर्फ जानना चाहूँगा, आई वॉन्ट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर, कि क्या गैर संजीदगी मामले को मजीद पेचीदा नहीं बना रही राणा साहब? नहीं, आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला that I can drive in the light with glasses on, because these are special glasses which protects basically from me from the beams and high beams on the Pakistani। आपको पता है मोटरवे पे भी लोग हाई बीम करके चलते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उनको बचाने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए मैं पहनता हूँ ग्लासेस। और फिर आप बता रहे हैं कि घर पे भी आपके हालात ठीक नहीं चल रहे आजकल, बेगम भी नाराज?
नहीं, इतने भी बुरे नहीं है, मेरी बेगम इतनी भी सख्त नहीं है। वो मैं थोड़ा सा, मेरा आप समझ लें, थोड़ा सा बंदा जिस तरह का हूँ आपको समझ ही आ गई होगी, तो उसमें अब मामला थोड़े ख़राब रहते हैं, लेकिन मेरी बेगम माशाल्लाह शी इज़ वेरी फॉरगिविंग, उन्होंने मुझे माफ़ कर देती है, अभी भी माफ़ कर दी है। अहमद हसन राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। टेक अवे है कि एटलीस्ट उनकी बेगम के साथ तो सुलह हो गई है। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर दी है। डॉक्टर अशफाक हसन खान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि इसके क्या इंप्लीकेशंस होने जा रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के 3 साल में पहली बार शरह सूद में सबसे ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद में 1.5% इजाफा किया है। नई पॉलिसी के तहत शरह सूद 8.75% हो गई है, यानी तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा है। अब इस इजाफे के हमारे इकोनॉमिक क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, बात करेंगे इस वक्त प्रिंसिपल नस्ट और माहिर इक्तिसादी उमूर डॉक्टर अशफाक हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा है। ऑल्दो स्टेट बैंक ने लास्ट टाइम तो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज नहीं की थी, लेकिन अब की बार 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो जाना ये मैंडेटरी था, जरूरी था, बामरे मजबूरी करना पड़ा स्टेट बैंक को? देखिए, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज्यादा हो गया है। जो जितने लोगों से मैंने बातें की थी, उनका ये था कि ये कोई 50 से 75 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.5 से 0.75 तक ये बढ़ेगा, लेकिन ये 1.5% बढ़ गया और ये ज़रूरत से ज़्यादा हुआ है। कई इसके वजूहात होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने के। एक तो होता है इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, और दूसरा होता है कि मईशत को स्लो डाउन कर दिया जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट के डिसीजन जो लोगों ने लेने हैं वो पोस्टपोन का भी कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जो हुकूमत ने अपना टारगेट रखा हुआ है 5%, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहते रहते हैं, वो मेरे ख्याल में अब उनको रिवाइज करना पड़ेगा अपने ग्रोथ के टारगेट को। ये 3 और 3.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या मॉनेटरी इस किस्म के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर हम इन्फ्लेशन को पाकिस्तान में कम कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये मैं प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज को दोहरा रहा हूँ, एब्सोल्युटली नॉट। जी डॉक्टर साहब, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था सर कि देखिए, हमारे यहाँ तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है जिसका बार बार रोया जाता है। इंपोर्ट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पेरिशेबल आइटम्स की हो रही हैं, और अगर ये इंटरेस्ट रेट इसी तरह से बढ़ाना है स्टेट बैंक ने, तो फिर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के लिए, इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर के लिए हम तैयार हो जाए फिर? देखिए, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कई तरीके से होते हैं। जो मेन है वो है सप्लाई साइड से। आलू, प्याज, टमाटर, ये वो, उसकी सप्लाई कम हो गई। चीनी, दाल, आटे की कीमत बढ़ गई, यानी कि सारे सप्लाई साइड से ये प्रेशर बिल्टअप होता है हमारे यहाँ। दूसरा होता है गवर्नमेंट खुद कीमतें बढ़ाती हैं बिजली और गैस की। जो यूटिलिटीज की प्राइसेस हैं वो पास ऑन हो जाती हैं थ्रू इंडस्ट्रीज, जो है वो पास ऑन कर देता है। उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी इम्पैक्ट होते हैं। और तीसरा होता है कि जो अगर आलमी मंडी में चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसकी वजह से जो भी लैंडेड कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। और चौथा है इन्फ्लेशन, चौथा है करेंसी की डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन इज बाय डेफिनेशन इज इन्फ्लेशनरी। तो ये 4 वजूहात से इन्फ्लेशन जो है वो इस मुल्क में होता है। तो क्या उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है इंटरेस्ट रेट, ये मुनासिब है? द आंसर इज नो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिमांड को कर्व करने के लिए किया जाता है। ये दिस इज अ डिमांड मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रॉब्लम है सप्लाई साइड से, इंपोर्टेड, एंड गवर्नमेंट खुद बढ़ाती है, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंडस्ट्रीज की बढ़ जाएगी, उस इंडस्ट्रीज ने उसको पास ऑन करना है। इंपेरिकल एविडेंस ये कहता है, इंपेरिकल एविडेंस ये कहता है कि 1% अगर डिस्काउंट रेट को सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा तो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो 1.3% बढ़ जाता है, बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ये जब अभी 1.5% हमने बढ़ाया है, तो ये तकरीबन साल में, 1 ईयर में, ये 1 साल में
तकरीबन 2% इन्फ्लेशन जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा, बढ़ेगा इन्फ्लेशन। महंगाई के तूफान के लिए हम तैयार हो जाएं, फिर इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है हमारे बजट पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। 1% डिस्काउंट रेट जब बढ़ता है तो उससे 180 से लेके 200 बिलियन जो है इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। तो 1.5% पे आप देख लें कि 270 से लेके 300 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा इन 1 ईयर टाइम। तो ये भी आप देखें इसका क्या इंपैक्ट होगा, बजट पे इंपैक्ट होगा। और जो हमने टारगेट रखा हुआ है बजट में वो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट नहीं है, वो है प्राइमरी डेफिसिट और प्राइमरी सरप्लस। तो ये क्या चीज है, प्राइमरी फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि जो ओवरऑल बजट डेफिसिट जो होते हैं वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आपका खसारा होगा, एंड वाइस वर्सा। लेकिन प्राइमरी सरप्लस और प्राइमरी डेफिसिट यह है कि टोटल रेवेन्यू माइनस नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, नॉन इंटरेस्ट यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में से आप इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल देते हैं, और इंटरेस्ट पेमेंट ही सबसे बड़ा। डॉक्टर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर। अब मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा ये कोई 2 धारी तलवार भी नहीं है, मेरा ख्याल है कई धारी तलवार है ये जो चली है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी, तो शायद इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो परेशानी का इजहार भी कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि जी ग्रोथ लेड इकोनॉमी होगी, ग्रोथ बेस्ड मईशत का पहिया चलेगा और तेज रफ्तारी के साथ हम ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, तो फिर वो हम भूल जाएं, मतलब ये सिर्फ ख्वाब था जो दिखाया गया था। नंबर 2, आप बता रहे हैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो हमारा एक्सटर्नल साइड के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो ये कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा? देखिए, मैं जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बिजनेस कम्युनिटी है परेशान है। अभी बहुत सारे मैं देख रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा कि मैंने 1-2 बड़े लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा जिनका थोड़ा सा सियासत की तरफ लीनिंग है उनकी। मुझे बहुत दुख हुआ है उनको। वो दिल की बात नहीं बोलते, वो ज़मीर की आवाज़ नहीं बोल रहे थे। उनके चेहरे से मुझे देख रहा था मैं कि वो किसी कर्ब में मुब्तला होकर ये बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं, वो इस बीच में कहीं फंसे हुए थे और बहुत कर्ब में मुब्तला थे। तो मैं उनसे कहूँगा कि सच बोलो, सच बोलो और सच के सिवा कुछ ना बोलो। ये उन जिनको मैंने देखा है, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ अपनी ज़मीर की आवाज़ से बात किया करो। इस मुल्क में अब सच बोलने वालों की बड़ी कमी होती जा रही है, आप बोलें सच। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जब बढ़ेगी तो जब भी तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट ये पास ऑन कर देंगे ना, अपने प्रॉफिट मार्जिन को तो कम तो नहीं करेंगे, वो कॉस्ट आवाम पे डालेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि 1% जो डिस्काउंट रेट जब बढ़ता है तो 1.3% CPI बेस्ड इन्फ्लेशन बढ़ता है साल में। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इससे इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा आपका। जो लोग नए इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे थे, हो सकता है कि वो थोड़ा पोस्टपोन कर दे अपने डिसीजन को, क्योंकि जिस तेजी से ये बढ़ा है, देयर आर एक्सपेक्टेशन कि अगले इसमें जब होगा, हो सकता है कि दिसंबर में एक और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी हो, उस वक्त हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। लास्टली मुझे ये बताइएगा, जब 7% हुआ था इंटरेस्ट रेट तो उस वक्त ये कहा गया था कि दिस इज फॉर द लास्ट, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फिर आज जो कुछ हुआ, अब इसके बाद क्या उम्मीद रखी जाए कि ये इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेगा और कितना, कहां तक जाएगा ये? देखिए, ये सेंट्रल बैंक के बस की चीज नहीं, ये बाहर से IMF की डिक्टेटेड पॉलिसीज है, वो सिंपली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब भी IMF के पास जाते हैं, हम पॉलिसी नहीं बनाते हैं पाकिस्तान में। पॉलिसी मेकिंग जो है वो IMF होती है, हम उसके सिर्फ इम्प्लीमेंटर होते हैं। तो अब हम स्टेट बैंक इससे ये बातें करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि IMF का एक नुमाइंदा हमारे यहाँ बैठा हुआ है, जो वहाँ से होते हैं दिए हुए अहकामात होते हैं, वो उसको लेटर एंड स्पिरिट पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर IMF की जो पॉलिसी है कि पाकिस्तान की मैशत को तबाह करना है, तो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन खान हमारे साथ मौजूद थे। सरतकारों के लिए पैगाम है कि जो अभी भी इस इंटरेस्ट रेट की बेहतरी के गुन गा रहे हैं कि सच बोलो। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे मोदी ने घुटने क्यों टेके हैं। ब्रेक के बाद
मंच से पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आज 14 माह यानी मुसलसल 426 अयाम के बाद 2 दर्जन से ज्यादा इंसानी जानों की कुर्बानी और -3 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुसलसल पुरज़्म किसानों के सामने भारतीय सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई रियासतों के हजारों किसानों का धरना कामयाब हो गया है। अब भारतीय किसानों की जमीनों और फसलों पर टाटा, बिरला या अंबानी का कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि सख्त गर्मी और ठिठुरती शामों में फसल उगाने वाला किसान ही अपनी फसल का मालिक होगा। अब सनतकार फसल को कीमत तय नहीं करेगा, बल्कि किसान खुद ही अपनी मंडी लगा सकेगा। नरेंद्र मोदी ने 2016 में किसानों की आमदन 2022 तक दोगुना करने का वादा किया था, मगर 2020 के शुरू ही में किसान तख्ते दिल्ली का मुहासरा करने पर मजबूर हो गए थे। 14 माह तक 1 माह के बच्चे से लेकर 100 बरस के बूढ़े तक ने एहतजाज करके दुनिया को पैगाम दिया कि नरेंद्र मोदी की कोई भी पॉलिसी भारतीय आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। यहाँ 2 पैगाम हैं। एक पैगाम तो तमाम सरकारों के लिए है कि आवाम की तरजीह से, आवाम की बेहतरी, आवाम की फलाह से ज़्यादा बड़ी उनकी अना नहीं होती है, इसलिए अपनी अना को अगर अवामी फलाह के लिए गिरवी रखना भी पड़े तो रख देना चाहिए। दूसरा पैगाम रियाया के लिए है कि अगर आप पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं तो उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर डट जाएं। फतह, नुसरत, कामयाबी यकीनन आपकी होगी। इसलिए सरकारों को यही पैगाम है कि अगर आपकी अना ज़्यादा बड़ी है तो खुदारा आवाम की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए अपनी अना को बाला ताक रखिए और अवामी फलाह की टर्न भी लेना पड़े तो अवामी फलाह में ज़रूर यू टर्न लीजिए। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।